डियर स्टूडेंट्स, आज अपने नॉन कोडेट्स जो बीएससी फर्स्ट ईयर में अपने लोअर नॉन कोडेट वाला पार्ट है उसकी ओरिलिया के बारे में चर्चा करेंगे। ओरिलिया या जिसे साधारण भाषा में जेलीफिश या मून जेली भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सबसे पहले अपने इसकी। तो क्लासिफिकेशन के अंदर फाइलम सिलेंटेटा, क्लास साइफोजोआ, ऑर्डर सीमियोस्टोमी, जीनस ओरिलिया और स्पीसीज इसकी ओरिटा स्पीसीज है, जिसकी पर्टिकुलर अपनी इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। तो जो वर्ग साइफोजोआ है, साइफोजोआ के जो जितने भी मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो उनका जो शरीर या जो बॉडी है वो छत्राकार या घंटी के आकार की होती है। इनके जीवन चक्र में मुख्यतः मेडूसा अवस्था पाई जाती है और जो पोलिप अवस्था होती है वो केवल लार्वल अवस्था के अंतर्गत पाई जाती है, जो कि अल्पकाल के लिए होती है। और अडल्ट स्टेज के अंदर इसमें पोलिप स्टेज होती है वो एब्सेंट होती है। तो इस जो ओरिलिया है इसके अंतर्गत अपने इसको जो बिंदुवार चर्चा करेंगे, उसमें एक तो इसका हैबिटाट का करेक्टर है, स्वभाव और आवास। इसका स्वभाव क्या है जंतु का, और उसका किस वासस्थान के अंदर ये अपना जीवन निर्वहन करता है। और दूसरी इसकी जो मॉर्फोलॉजी की बात करें अपनी, तो मॉर्फोलॉजी में इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में इसकी जो आकार और आकृति, शेप एंड साइज़। दूसरा इसका जो बाहर से अपने को देखने पे दिखाई देता है, जिसके अंदर इसका जो मेनिब्रियम, माउथ और जो भुजाएं हैं, मुख्य भुजाएं जिन्हें ओरल आर्म्स कहते हैं, वो। इसके अलावा इसकी जो सरफेस, जैसे ऊपर की सरफेस हो गई डोर्सल सरफेस जिसे अपने कह सकते हैं, और दूसरी उसकी जो वेंट्रल नीचे की है, तो जो वेंट्रल सरफेस है उसके अंदर इसका सबजेनाइटल पिट्स पाए जाते हैं इसके अंदर। और गोनाड्स, इसके अलावा लेपेट्स, टेंटिकल्स और वेलेरियम और गेस्ट्रोडर्मल कैनाल सिस्टम, ये इसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर की अंतर्गत इसकी हिस्टोलॉजी, जो उत्तकी है, उसकी चर्चा करेंगे अपने। और इसके अलावा इसके अंदर जो पेशीय तंत्र पाया जाता है, इसके अंदर जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो डेवलप हो जाता है, तो इनकी चर्चा करेंगे अपने। फिर जो अगला अपना जो टॉपिक होगा उसके अंदर इसकी जो पूरी फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी के अंतर्गत नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम और जितने भी जो सिस्टम हैं, लाइफ साइकिल तक, अपने रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल तक इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसकी जो मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है, या सबसे पहले अपनी इसकी हैबिटाट की चर्चा करते हैं। जंतु का जो स्वभाव क्या है और आवास स्थान, किस वासस्थान में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ओरिलिया अपने को पता है कि एक विश्वव्यापी कोस्मोपोलिटाइन जंतु है, और ये गर्म और जो शीतोष्ण समुद्रीय भाग है उनके अंदर पाया जाता है, और फ्लोटिंग करते हैं। अपने को पता है कि इसकी जो बॉडी है वो क्या है, छत्राकार है। तो ये जो जल की धारा है उसके साथ सोलेटरी कंडीशन यानी एकल, और इसकी जो समूह हैं कॉलोनियल रूप में तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग करते हैं। और ये जो छत्राकार बॉडी में जो मस्कुलर सिस्टम डेवलप हो जाता है उसके द्वारा संकुचन करते हुए तैरती हुई कंडीशन के अंदर दिखाई देती हैं। और ये मांसाहारी जंतु होते हैं, कार्निवोरस हैं, जो मुख्य रूप से क्रस्टेशियन और जो छोटी मछलियां हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं, उनके द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके शरीर में जिलेटिनस मेसेंकाइम की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण ये अपनी इसकी जो बाहरी संरचना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है या मॉर्फोलॉजी है, उसकी चर्चा करते हैं। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर मुख्य रूप से इसकी जो शेप और साइज़, तो जो जंतु है, जंतु का आकार होता है कि छत्राकार या घंटे के आकार का होता है, और आकार में ये वर्ताकार होते हैं, सर्कुलर रूप से अपने को दिखाई देते हैं। और इसका व्यास है वो लगभग 9 सेंटीमीटर के लगभग होता है। इसमें टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इनके अंदर जो जंतु है, जंतु की जो सिमेट्री है
वो सिमेट्री है जो कि अडल्ट कंडीशन के अंदर इसमें डेवलप होती है। और जो बाहरी संरचना के रूप में अपने इसको देखें तो जो बाहरी संरचना है उसके अंदर इसकी जो डोर्सल सरफेस है वो उत्तल या कॉन्वेक्स टाइप की होती है, और जो इसे अपने एबोर्ड या एक्सो अम्ब्रेलर सरफेस भी कहते हैं। वेंट्रल साइड के अंदर देखें या जो वेंट्रल साइड है वो क्या है, इसकी अवतल लेंस के रूप में होती है जिसे अपने कॉनकेव कहते हैं। और इसकी जो सरफेस है, जो वेंट्रल सरफेस है वो इसके ऊपर ओरल या जो माउथ पाया जाता है, जिसके कारण इसे अपने ओरल या सब अम्ब्रेलर सरफेस भी कहते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर रूप से इसका जो कलर मुख्य रूप से कौन सा होता है, सफ़ेद या नीले आकार का होता है, नीले रंग का होता है। सफ़ेद या नीला अपने को दिखाई देता है इसके अंतर्गत। और इसके मध्य में जो डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड से अपने इसको देखते हैं तो इसके मध्य में 4 घोड़े के नाल की आकृति के गोनाड्स दिखाई देते हैं, जिनका कलर लाल या बैंगनी होता है। तो जैसे ये इसके अंदर डायग्राम है, डायग्राम की जो स्ट्रक्चर अपने ले रखी है उसमें अपने देखते हैं तो डोर्सल सरफेस, इसकी जो ऊपरी सरफेस है वो कौन सी है, इसकी उत्तल या जो कॉन्वेक्स टाइप की होती है, जो एबोरल यानी जो इसके ऊपर मुख नहीं पाया जाता, अपमुख जिसे अपने कहते हैं, एबोरल या एक्सअम्ब्रेलर सरफेस। और जो नीचे की साइड की जो वेंट्रल साइड है वो कौन सी है, इसकी ओरल और सब अम्ब्रेलर सरफेस है। तो ओरल सरफेस जो ऊपर की एबोरल सरफेस है उसके ऊपर गोनाड्स होते हैं जो कि लाल या नीले रंग के होते हैं, जो अपने को 4 आकृति में ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, फिर जो इसकी वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड के रूप में अपने इसमें देखते हैं तो मुख्य रूप से इसके अंदर मेन्यूब्रियम, माउथ और ओरल आर्म्स ये इसके अंतर्गत दिखाई देती है। तो इसकी जो नीचे की जो वेंट्रल साइड है उसमें एक केंद्र में जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पर केंद्र में एक छोटा और अस्पष्ट मेन्यूब्रियम पाया जाता है। मेन्यूब्रियम के जो एंटीरियर जो एंड है इसका, जो अग्र शिरा है, अग्र शिरे में इसके चतुष्कोणीय मुख या इसका जो माउथ होता है, माउथ पाया जाता है, और माउथ के प्रत्येक कोण से एक भुजा निकलती है, और ये जो भुजा होती है वो कौन सी होती है, इसकी मुख्य भुजा होती है, जिसे अपने ओरल आर्म्स कहते हैं या मुख्य भुजाएं कहते हैं। और इस प्रकार इस जंतु में 4 मुख्य भुजाएं पाई जाती है। प्रत्येक जो मुख्य भुजा है, मुख्य भुजा के आधार में एक सिलेटेड ग्रूव पाई जाती है। इसकी जो ओरल आर्म्स है, ओरल आर्म्स के जो अंदर की साइड के अंदर ओरल ग्रूव होती है, और ये ओरल ग्रूव होती है इसके जो किनारों पर कौन सी निमेटोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती है। निमेटोसिस्ट जो होती है वो इसका जो सिलेंटेड्स ग्रुप है जिसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी ओरल आर्म्स हैं, जो इसकी जैसे अपनी इसकी जो रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री के अंतर्गत देखते हैं तो इसकी जो ओरल आर्म्स हैं उसके जो कोण हैं, उस कोण के ऊपर कौन सी होती है, इसकी पर रेडियई अक्ष होती है। अच्छा, जो 2 जैसे ओरल आर्म्स वाली जो रेडियस है इसकी वो कौन सी होती है, पर रेडियस होती है, और 2 पर रेडियस के बीच के अंदर इसके अंदर 4 इंटररेडियई पाई जाती है। और प्रत्येक जो पर रेडियई और जो इंटररेडियई होती है उनकी बीच की जो अक्ष है वो कौन सी कहलाती है, एडरेडियई कहलाती है। तो इसके अंतर्गत 4 पर रेडियई, 4 इंटररेडियई और 8 एडरेडियई इसके अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा जो इसकी वेंट्रल साइड है उसके अंदर क्या होता है, सबजेनाइटल पिट्स पाए जाते हैं। जो ये सबजेनाइटल पिट्स होते हैं उसमें 4 सबजेनाइटल पिट होते हैं, और ये इसकी जो नीचे की ओरल सरफेस है, ओरल सरफेस की इंटररेडियई जो रेडियस होती है उसके ऊपर स्थित होते हैं। तो जो पर रेडियई है, पर रेडियई के ऊपर होगी चारों की चारों इसकी आर्म्स, और जो इंटररेडियई है, इंटररेडियई के ऊपर उसके सबजेनाइटल पिट्स पाए जाते हैं। और इस जो ये पिट्स हैं, इस पिट्स से संबंधित एक छिद्र भी पाया जाता है। अच्छा, जो सबजेनाइटल पिट्स है इसकी जो कार्य है वो अज्ञात है, अभी तक इनका पता नहीं चल पाया है कि ये इसके वास्तव में क्या फंक्शन है। इसके अलावा गोनाड्स की बात करें तो गोनाड्स के अंदर जंतु के ऊपर 4 घोड़े के आकार की
घोड़ा की नाल की आकृति के जो गोनाड्स होते हैं, जो कि इसकी एबोरल सरफेस होती है, एबोरल सरफेस की तरफ होते हैं, जिसका रंग लाल और बैंगनी, लाल या बैंगनी होता है, और ये सबजेनाइटल पिट के ऊपर स्थित होते हैं। इसका मतलब ये कौन सी इसकी इंटररेडियई या जो इंटररेडियल वाला पार्ट है वहाँ पर उसके ऊपर स्थित होते हैं। तो इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, सबजेनाइटल पिट्स के ऊपर की तरफ होती है। अच्छा, गोनाड्स और जो सबजेनाइटल पिट है उनके बीच के अंदर किसी भी प्रकार का क्रियात्मक संपर्क नहीं पाया जाता, उनके अंदर आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ये इसके 4 गोनाड्स, इसके अलावा इसके लेपेट्स, टेंटिकल्स और वेलेरियम, ये इसकी जो बाहरी संरचना है उसके अंतर्गत दिखाई देते हैं। तो जो इसकी एबोरल सरफेस है, एबोरल सरफेस की जो या जो सबअम्ब्रेलर सरफेस है उसकी सीमांत स्थिति पर जो किनारे हैं, जो इसकी बॉडी के किनारे हैं, उन किनारों के ऊपर स्थित होते हैं और ये खोखले टेंटिकल्स के रूप में पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से जो लेपेट्स, टेंटिकल्स और जो वेलेरियम हैं, ये इसके अंदर स्थित होते हैं। और जो खोखले टेंटिकल्स या जो स्पर्शक हैं उनके ऊपर क्या है, इसमें निमेटोसिस्ट का समूह पाया जाता है, जिन्हें अपने बैटरीज कहते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत इसका जो सीमांत पार्ट है, जो मार्जिनल पार्ट है, उस मार्जिनल पार्ट्स के ऊपर 8 नोच दिखाई देती है अपने को, 8 जो खांच होती है वो दिखाई देती है। और जो नोच या जो खांच है उसके ऊपर इसकी स्थिति है वो कौन सी है, इसकी इंटररेडियल और पररेडियल स्थिति है, जो रेडियल सिमेट्री के रूप में अपने देखते हैं। तो उसके ऊपर जो इसकी 8 नोचेज होती है, उस नोचेज के अंदर अपने को एक मुलायम जोड़ी के रूप में पत्ती के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अपने मार्जिनल लेपेट्स कहते हैं। और इन जो मार्जिनल लेपेट्स हैं उनके बीच में एक संवेदी अंग पाया जाता है, जिसे अपने स्टेटोसिस्ट या टेंटिकुलोसिस्ट कहते हैं। ओरेलिया में जो वास्तविक वेलम है उसका अभाव होता है और इसके स्थान पर इसके अंदर सूडो वेलम या सूडो वेलेरियम पाई जाती है। तो ऐसे मेडुसा जिनमें वास्तविक सिलोम अनुपस्थित होती है उन्हें अपने एक क्रेस्पिडोंट मेडुसा कहते हैं। और ऐसे जो मेडुसा जिनके अंदर वास्तविक या जो ट्रू वेलम पाई जाती है उन्हें अपने क्रेस्पिडोंट मेडुसा कहते हैं। तो ये इसकी जो बाहरी संरचना है उसके अंतर्गत। अच्छा, एक इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रोजेनाइटल कैनाल सिस्टम पूरी तरह से डेवलप होता है, जो जिसके अंदर जो पानी की धारा होती है वो निश्चित मार्ग से इसके अंतर्गत प्रवाह करती है। तो जो गैस्ट्रोडर्मल कैनाल सिस्टम है, जैसे ये डायग्राम दिखाया गया है नीचे, ये नीचे उसका गैस्ट्रोडर्मल कैनाल सिस्टम है, जो मुख्य रूप से जो पानी है, पानी एक निश्चित के द्वारा इसके अंदर प्रवाह करता है। तो जो ओरेलिया के अंदर जो इसका माउथ है, माउथ एक संकरी जैसे स्ट्रक्चरल रूप से अपने देखें तो स्ट्रक्चरल रूप से ये डायग्राम देखो अपने को, ये वाला है, इसके अंदर यहाँ पर इसका माउथ है। तो माउथ होता है वो एक संकरी नलिका के अंदर खुलता है, जिसे अपनी गैलेट या जैसे इसोफेक्स वाला पार्ट मान लेते हैं कि जो इसकी वो क्या कहलाता है, ग्रसिका, या जिसे अपने गलेट कहते हैं। और जो गलेट है वो एक चौड़े स्टमक में खुलती है, जो आगे का पार्ट है वो इसका है आमाशय स्टमक, उसमें खुलती है। और आमाशय के साथ 4 गैस्ट्रिक पाउचेज जुड़े रहते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चरल रूप से अपनी जो स्टमक की देखें, अंदर 4 जो गैस्ट्रिक पाउचेज हैं वो इसका क्या है, आमाशय है। तो गैस्ट्रिक पाउच ये कौन सी स्टेज के कौन सी कंडीशन में, जो रेडियल सिमेट्री में देखें तो कौन सी इंटररेडियल स्थिति पर स्थित होते हैं। और प्रत्येक जो इसका गैस्ट्रिक पाउच है उस गैस्ट्रिक पाउच में गोनाड स्थित होते हैं। तो ये डायग्राम में अपने को दिखाई दे रहा है, जैसे पाउचेज है, पाउचेज के ऊपर की तरफ इसके क्या है, गोनाड्स हैं। और जो गैस्ट्रिक पाउच है उसके जो नीचे का जो लेयर है यानी फर्श वाला पार्ट है, उसके ऊपर इसके गैस्ट्रिक फिलामेंट्स, जो कि ये गोनाड्स के साइड के अंदर अपने को गैस्ट्रिक फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये गैस्ट्रिक फिलामेंट्स निकलते हैं। तो गैस्ट्रिक फिलामेंट्स के ऊपर इसके अंदर कौन सी, इसकी निमेटोसिस्ट सेल्स या जो दंश कोशिकाएँ हैं वो पाई जाती है। और जो ग्रसिका या जो गलेट है, गलेट गैस्ट्रोजेनाइटल डक्ट द्वारा गैस्ट्रिक
पाउच में जुड़ी रहती है, गैस्ट्रिक पाउच से जुड़ी रहती है। तो इसके अंदर जो गैस्ट्रिक जेनाइटल डक्ट है वो गोनाड्स का जो स्वतंत्र सिरा है उनके बीच से होकर गुजरती है। तो प्रत्येक गोनाड को चारों ओर से घेरे हुए एक एक्सेलेंट कैनाल पाई जाती है। तो बाहर की कैनाल इसकी कौन सी होगी? गोनाड्स के बाहर की तरफ एक्सेलेंट कैनाल है और अंदर की तरफ कौन सी होगी? गैस्ट्रो ओरल कैनाल, ये इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो ये जो गैस्ट्रो ओरल कैनाल है द्वारा, जो गैस्ट्रो ओरल कैनाल है उसके द्वारा गलट के अंदर खुलती है और उससे जुड़ी हुई रहती है। तो ये इसके अंतर्गत इसकी जो गैस्ट्रो कैनाल सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर के जो माउथ है, माउथ से लेके एक्सेलेंट कैनाल और जो गैस्ट्रोजेनाइटल डक्ट है उसका मार्ग। फिर उसके अलावा जो दो निकटवर्ती जो इसके गैस्ट्रिक पाउचेज होते हैं उनके बीच में एक पररेडियल कैनाल स्थित होती है या पररेडियल कैनाल पाई जाती है और प्रत्येक पररेडियल कैनाल आगे चल के 3 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और अंत के अंदर जो मार्जिनल किनारा है या जो मार्जिनल वाला पार्ट है वहाँ पर इसके अंदर कौन सी वर्ताकार या जो सर्कुलर कैनाल्स होती है वो पाई जाती है, जिसके अंतर्गत ये खुलती है। तो जो पररेडियल कैनाल है वो कितनी 4 है और ये आगे चल के 3 शाखाओं में विभाजित हो जाती है जो कि आगे चल के सर्कुलर कैनाल्स में खुलती है। तो प्रत्येक जो जैसे इसके अंदर ये डायग्राम दिखा रखा है, तो डायग्राम के अंदर ओरलार्म्स है, ये ओरलार्म्स के साथ में जो कैनाल्स निकल रही है वो कैनाल्स इसकी कौन सी है? पररेडियल कैनाल्स है। तो प्रत्येक जो गैस्ट्रिक पाउच है, गैस्ट्रिक पाउच की जो बाहरी सतह है, जैसे इसके अंतर्गत ये बीच में सेंटर में जो डायग्राम लिया है अपना, ये डायग्राम दिखा रखा है, तो गैस्ट्रिक पाउच की जो बाहरी सतह है उससे 3 रंध्र या छिद्र पाए जाते हैं उसके ऊपर, और इन रंध्रों से 2 एडरेडियल और 1 इंटररेडियल कैनाल जुड़ी रहती है। तो जो सेंटर के अंदर है वो तो कौन सी इसकी इंटररेडियल कैनाल है और इसके दोनों पार्श्वों में जो है वो कौन सी है? एडरेडियल कैनाल है। तो 2 एडरेडियल कैनाल और 1 इंटररेडियल कैनाल है वो जुड़ी रहती है। तो प्रत्येक इंटररेडियल कैनाल फिर आगे चल के 3 शाखाओं में विभक्त हो जाती है और दोनों ओर की शाखाएं पुनः शाखान्वित होकर सर्कुलर कैनाल से जुड़ी रहती है। तो आगे चल के ये सर्कुलर कैनाल के अंदर खुलती है। अच्छा, एडरेडियल कैनाल है, एडरेडियल कैनाल ब्रांचड नहीं होती है, ये शाखाओं में विभाजित नहीं होती है आगे, और ये सीधे ही सर्कुलर कैनाल के अंदर खुलती है। इस प्रकार ओरिलिया के अंदर कुल 8 एडरेडियल कैनाल, 4 इंटररेडियल कैनाल और इसके अलावा 4 पररेडियल कैनाल्स ये इसके अंतर्गत पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर फिर इसकी मस्कुलेचर या हिस्टोलॉजी, अपन सबसे पहले इसकी हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर अपने को पता है कि जो ओरिलिया है वो फाइलम सिलेंट्रेटा का जंतु है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर 2 जनन स्तर पाए जाते हैं। तो इसमें जो बाहर की और जो लेयर होता है वो क्या कहता है? एपिडर्मिस, और जो अंदर का लेयर है वो एंडोडर्मिस या गेस्ट्रोडर्मिस कहलाता है, और दोनों के बीच के अंदर मीजोग्लिया पाया जाता है। अच्छा, अपन क्रमवाइज बात करें, 1 नंबर इसकी एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के अंदर ओरिलिया की जो संपूर्ण बाहरी सतह है वो एपिडर्मिस के द्वारा ढकी हुई रहती है, और ये जो इसकी एक्सम्ब्रेलर सरफेस है उसके ऊपर इसके अलावा टेंटिकल्स, सबजेनाइटल पिट्स और जो मार्जिनल टेंटिकल्स हैं उनके ऊपर ये स्थित होती है। अच्छा, सबअम्ब्रेलर सरफेस के अंदर देखें तो सबअम्ब्रेलर सरफेस का जो बाहरी लेयर है उसके अलावा इसकी जो ओरलार्म्स है, मेन्यूब्रियम या जो हस्तक जिसको बोलते हैं मेन्यूब्रियम, इसके ऊपर ये पाई जाती है, उसको चारों तरफ से ढके रहती है। अच्छा, जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उनके अंदर मुख्य रूप से स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं या जिन्हें अपने कोल्यूमुलर एपिथेलियम कहते हैं। इसके अलावा एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, सेंसरी सेल्स, ग्लैंड सेल्स, नर्व सेल्स और नीडोब्लास्ट सेल्स ये इसके अंदर पाई जाती है। तो जो एक्सम्ब्रेलर सरफेस है, यानी जो इसकी कौन सी ऊपर की जो एबोरल सरफेस है उसकी जो एपिडर्मिस में मुख्य रूप से जो
स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं जिन्हें अपने कोल्यूमुलर एपिथेलियल्स कहते हैं, ये पाई जाती है। और जो सबअम्ब्रेलर सरफेस है, सबअम्ब्रेलर सरफेस के ऊपर इसके अंदर एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स पाई जाती है, तो जिसके कारण इसके अंदर मसल्स है वो डेवलप होती है। तो ऊपर की सतह है उसके ऊपर कोल्यूमुलर एपिथेलियम, और जो नीचे की जो सबअम्ब्रेलर सरफेस है उसके ऊपर एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो गैस्ट्रोडर्मिस है, तो गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर गर्शिका या जो ग्लेट को छोड़कर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल के सभी जो पार्ट्स, जो भाग है, उनके अंदर गैस्ट्रोड्रम द्वारा लेयर्ड रहता है, ये उनके ऊपर पाई जाती है ये। और गैस्ट्रोड्रम, गोनाड्स, टेंटिकुलोसिस्ट और जो मार्जिनल लेपेट्स है या मार्जिनल टेंटिकल्स है, उनकी जो केविटी है उनको लेयर की हुई रहती है, उनको जो लेयर्ड करती है ये। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक फिलामेंट से जो गैस्ट्रिक फिलामेंट के अंदर जो मिजोग्लिया है, मिजोग्लिया को दोनों ओर से गैस्ट्रोड्रम घेरे रहती है। अच्छा, गैस्ट्रोड्रम है, गैस्ट्रोड्रम के अंदर भी जो सेल्स पाई जाती है उनके अंदर मुख्य रूप से कोल्यूमुलर सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स, ग्लैंड सेल्स, न्यूडोब्लास्ट सेल्स, ये इसके अंतर्गत पाई जाती है। अच्छा, जो गैस्ट्रोड्रम है, गैस्ट्रोड्रम के अंदर नर्व सेल्स और जो मस्कुलर सेल है ये पूर्ण रूप से अनुपस्थित या एब्सेंट होती है। तो जो ये इसकी बाहरी संरचना, बाहरी स्ट्रक्चर के अंदर एपिडर्मिस, और जो आंतरिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर गैस्ट्रोडर्मिस। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरा लेयर है वो है इसके अंदर मिजोग्लिया। तो ओरिलिया की जो बॉडी है, ओरिलिया की बॉडी का जो अधिकांश भाग है वो मिजोग्लिया के द्वारा ही निर्मित होता है। ये एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में पाई जाती है। और मिजोग्लिया में मुख्य रूप से इलास्टिक तंतु, अमीबिया कोशिकाएँ पाई जाती है। तो अमीबिया कोशिकाओं का जो ओरिजिन है वो एपिडर्मिस के द्वारा होता है, और ये मिजोग्लिया कनेक्टिव टिश्यू या योजी ऊतक के समान होते हैं, जिन्हें अपने हिस्टोलॉजी के बाद में अपने इसमें जो आगे सिस्टम है वो है मस्कुलर सिस्टम, या जिसे अपने पेशी तंत्र या मस्कुलेचर कहते हैं। तो ओरिलिया है, ओरिलिया में पूर्ण विकसित पेशी तंत्र पाया जाता है, और इसका जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्म कोशिकाओं के द्वारा होता है। जो मस्कुलर सिस्टम है या मस्कुलेचर है, इसकी जो मसल्स है वो सबअम्ब्रेलर सरफेस और जो इसका सीमांत क्षेत्र है, जो बाहरी किनारा है, उसके ऊपर पाया जाता है। और इसका निर्माण एपिडर्मिस की जो उपकला पेशी कोशिकाएं हैं या एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स हैं उनके द्वारा होता है। अच्छा, सबअम्ब्रेलर सरफेस की जो परिधि है, जो मार्जिनल पार्ट है, जो किनारे हैं, उनके ऊपर सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। और ये जो सर्कुलर मसल्स है वो कोरोनल मसल्स के रूप में अपने इसको जानते हैं, या इनको कोरोनल मसल्स कहते हैं। अच्छा, इन कोशिकाओं के अंदर संकुचनशीलता, जो इन पेशियों के अंदर जो मसल्स हैं इनके अंदर संकुचनशीलता अधिक होती है, सर्वाधिक संकुचनशीलता होती है, जिसके कारण ये तैरने में सहायता करती है। अच्छा, इसकी जो ओरिलिया है, ओरिलिया के टेंटिकल्स, ओरलारम्स और जो मेन्यूब्रियम है उनके अंदर उपकला पेशी कोशिकाओं के जो प्रवर्ध हैं वो इसके अंदर विन्यासित रहते हैं, जिसके कारण इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का निर्माण हो जाता है। तो इनके अंदर जो टेंटिकल्स, ओरलार्म्स और जो मेन्यूब्रियम है इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती है। और ये जो पेशी हैं वो कौन सी, रेखित प्रकार की होती है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर रेडियल मसल्स भी पाई जाती है, जो इसकी जो मुख्य रेडियस या जो त्रिज्या है उसके साथ साथ इसके अंदर जो मेन्यूब्रियम और जो कोरोनल मसल्स हैं उनके बीच के अंदर रेडियल मसल्स डेवलप हो जाती है, और इन्हें अपने रेडियल मसल्स कहते हैं। तो इस तरह से जो ओरिलिया है, ओरिलिया के अंदर जो मस्कुलर सिस्टम है पूरी तरह से विकसित होता है, जिसके संकुचनशीलता के कारण ही ये पानी के अंदर लगातार तैरती रहती है, जो कि इसमें तैरने में सहायता करती है।
अच्छा, तो ये जो अपना टॉपिक है जिसमें अपने ओरिलिया की जो स्ट्रक्चर, जो बाहरी संरचना है, उसकी हिस्टोलॉजी है और उसकी जो मस्कुलर सिस्टम है उसके बारे में अपने चर्चा की। और जो आगे का वीडियो है उसके अंदर अपनी जो इसकी फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी के अंदर नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन, इसके अलावा इसकी जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर है, जो जल का परिसंचरण किस तरह से होता है, लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन, इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो थैंक यू